हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि मैथ्स ग्रेट। आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स। आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में वो है बेस थ्योरम, दैट इज एक्सरसाइज 13.3। हम शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक में आप भी गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक बैग है जिसमें 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बैग रैंडमली हम सिलेक्ट करेंगे और उसमें से एक बॉल निकालेंगे और वो बॉल कौन से कलर की निकलेगी? रेड कलर की निकलेगी। तो हमें पता करना है कि वो फर्स्ट बैग से निकली होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बात आती है बच्चों इसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो हम इसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, लेट इवन कॉमा E2 and A denote the following events। तो even क्या होता है? Bag first is selected। ठीक है बच्चों, E2 हो जाएगा bag second is selected और A क्या हो जाएगा? उसके लिए हमें अपने क्वेश्चन के सेकंड लास्ट लाइन पे गौर करना चाहिए जो कि दी गई है। अ बॉल is drawn from a bag found to be red in color। तो बच्चों अब P of E1 हम किसे कहेंगे? P of E2 किसे कहेंगे? तो यहां पे बच्चों 2 बैग्स हैं, दोनों बैग एक जैसे हैं, तो टोटल कितना हो गया? 2। तो दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बच्चों 1/2 और 1/2। यदि यहाँ 3 बैग्स होते तो हम प्रोबेबिलिटी क्या लिखते बच्चों? 1/3 1/3 1/3। उसके बाद हम लिखेंगे P of A कंडीशनल E1। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P of A कंडीशनल E1? A मतलब रेड कलर की बॉल आई, कंडीशनल कहां से आई? बैग फर्स्ट में से आई। तो बैग फर्स्ट में 4 रेड बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स कितनी है स्टूडेंट्स? 8। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी स्पेशली बेस थ्योरम में हम डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखेंगे जिससे हमारे कैलकुलेशन इजी रहे। और P ऑफ A कंडीशनल E2 बच्चों 2 रेड बॉल्स हैं, तो 2 रेड बॉल्स में से और टोटल 8 बॉल्स हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/8। फिर हमें एक लाइन लिखना पड़ेगी बाय बेस थ्योरम। हम बाय बेस थ्योरम क्या लिखेंगे बच्चों? P ऑफ E1 कंडीशनल A। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है वो हम सीखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे P ऑफ E1, फिर इसको फ्लिप करके लिख दीजिए बच्चों, तो P ऑफ A कंडीशनल E1। सेम कॉपी पेस्ट करेंगे हम डिनोमिनेटर में, जो 1 के लिए लिख दिया और बाद में हम 2 के लिए लिख देंगे बच्चों। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां। तो P ऑफ E1 कितना है बच्चों? 1/2। P ऑफ A कंडीशनल E1 कितना है? 4/8। Again this is 1/2 into 4/8, this is 1/2 into 2/8। तो 4 1 4 हो रहा है, 2 + 4 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों? 2/3। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है जिसमें मेन थीम होती है हमें E1 E2 और A सिलेक्ट करना है। E1 E2 A सिलेक्ट करने के बाद में ये प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे और बेस थ्योरम हमारा कंप्लीट होता है ये सवाल। अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की बात। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी क्या है पहले हम वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी दी गई एक स्कूल पे, एक रेजिडेंशियल स्कूल है जिसमें डे बोर्डिंग और हॉस्टलर दोनों हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 60% बच्चे हॉस्टलर हैं एंड 40% बच्चे डे स्कॉलर हैं। फिर रिजल्ट एनालिसिस ये बताता है कि 30% वो बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उनका A ग्रेड आता है। आई रिपीट, जो बच्चे
हॉस्टल में रहते हैं उनमें 30% बच्चों का ए ग्रेड आता है, और जो बच्चे डे बोर्डर्स हैं उनमें 20% बच्चों का ए ग्रेड आता है। एट द एंड ऑफ द सेशन प्रिंसिपल के पास रिपोर्ट कार्ड जाता है और पता चलता है कि बच्चे का ए ग्रेड बना है। तो बताओ वो हॉस्टलर रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो हम यहां लिखेंगे अगेन द सेम स्टोरी। मैं टाइम को सेटअप करने के लिए जो मेरा मोटा मोटा मेन पार्ट है उससे कंटिन्यू रहने दूंगा बच्चों, और बाकी चीजें डाटा में फीड करते जाऊंगा। तो E1 में मैं लिखूंगा द स्टूडेंट इज अ hostler, द स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर, और केस मानेंगे ही हैज एन ए ग्रेड, बच्चे को ए ग्रेड आई। ठीक है बेटा, अब हम बात कर रहे हैं E1 की। एक बात आपको यहां बताना चाहूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यदि E3 हो तो E3, इन प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 आएगा। बट ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं इनका सम 1 आए या न आए ये श्योरिटी नहीं है। तो P ऑफ E1 मतलब होस्टलर, तो 60% बच्चे होस्टलर हैं, 40% बच्चे डे स्कॉलर हैं। बच्चों ए कंडीशनल E1 मतलब ए ग्रेड तो आया, लेकिन ए ग्रेड कब आया? जब बच्चा होस्टलर था। ऐसे कितने बच्चे दिए हुए हमें? 30/100। P ऑफ ए कंडीशनल E2, ए ग्रेड तो आया, लेकिन कब आया? जब बच्चा डे स्कॉलर था। तो ऐसे कितने बच्चे हैं? 20%। हमें पता करना है, क्या पता करना है? कि वो ए ग्रेड तो लाया, लेकिन कब लाया? जब वो क्या था? होस्टलर। दैट इज P ऑफ E1 कंडीशनल ए। तो स्टूडेंट नाउ द बॉल्स इन योर कोर्ट। अब आप कैलकुलेशन खुद करेंगे, ये वैल्यूज पुट करके विद द क्लॉज। कैंसलेशन हम नहीं करेंगे, जिससे डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो आप ये सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी क्या है ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी में हमें यह दिया गया है कि 2 ways आर देयर, इधर अ स्टूडेंट नोज द आंसर और ही गेसेस द आंसर। बच्चा गेस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, और उसे पता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें दिया गया है 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 ही गेसेस द आंसर। अज्यूम करके चलते हैं किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन को गेस किया और तुक्के में उसका आंसर सही बैठ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है? 1/4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर एंड ही आंसर्ड इट करेक्टली? तो कैसे करेंगे बच्चों, समझो। E1 में लिखेंगे हम द स्टूडेंट नोज द आंसर, बच्चे को उत्तर पता है। द स्टूडेंट गेसेस द आंसर, उसने तुक्का किया है, और ही आंसर्ड करेक्टली। अब यदि हम क्वेश्चन की कहानी पे गौर करें तो बच्चे को आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। उसने गेस किया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है बच्चों? 1/4। अब गौर कीजिएगा, ए कंडीशनल E1, उसने सही जवाब दिया। कब? जब उसे उत्तर पता था। आपको कोई उत्तर पता है, आपने उसका सही जवाब दे दिया, ये श्योर इवेंट होता है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों? 1। ए कंडीशनल E2, उसने सही जवाब दिया कब? गेस करके, तुक्के में आंसर सही बैठ गया। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि तुक्के में आंसर सही बैठ गया, गैस करके सही आंसर बैठ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है हमें 1/4। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर हर बार कैसा होना चाहिए?
सेम होना चाहिए उसके लिए। यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगेन द स्टोरी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 की हम कहानी समझते हैं। एक लैब में ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट 99% सही आती है, जबकि गलत रिपोर्ट आने के चांसेस दिए गए 0.5%। और क्या कहानी दी गई है? इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली द डिजीज, what is the probability that a person has a disease given that his test result is positive? तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? हम even assume करेंगे the person is suffering from the disease. E2 हम कहेंगे the person is not suffering from the disease, और यहां हम कहेंगे the test result is positive। तो ये हमने तीन चीजें ब्रीफ कर ली। अब P of E1 the person is suffering from the disease, कितने लोग बीमार हैं? तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.1% लोग बीमार हैं, मतलब 1000 में से एक व्यक्ति बीमार है। तो कितने व्यक्ति स्वस्थ हैं भाई? 999/1000 not suffering from the disease। P of A conditional even test result is positive, रिपोर्ट पॉजिटिव आई और व्यक्ति बीमार है, मतलब उसकी रिपोर्ट कैसी आई? सही आई। तो सही रिपोर्ट कितनी बार आ रही है? 99%, जिसको हमने बोल दिया 99/100। P of A conditional E2, मतलब टेस्ट रिजल्ट तो पॉजिटिव आया लेकिन व्यक्ति बीमार नहीं है, मतलब रिपोर्ट कैसी आई? गलत आई। तो गलत रिपोर्ट आने की चांसेस कितने दिए गए बच्चों? 0.5%, मतलब कितना हो गया? 5/1000। अब भाई यहां 3 0, यहां 3 0, यहां 0 3 और यहां 0 2, बड़ी ना इंसाफी है। क्या करना चाहिए? एक 0 यहां बढ़ा दीजिए और एक 0 यहां बढ़ा दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब हम बेस थ्योरम में पूरी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। चलिए एक मैं आपको करके दिखाता हूं। तो P of E1 हमने कितना कैलकुलेट किया है बच्चों? ये है 1/1000। ए कंडीशनल E1 कितना है बच्चों? 990/1000। ये हम कॉपी पेस्ट करेंगे, प्लस P of E2 999/1000 मल्टीप्लाई बाय 5/1000। तो इन कैलकुलेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारे छठे सवाल की। तो चलिए फिर हम बात करते हैं छठे सवाल की कहानी। तो छठे सवाल की कहानी ऐसी है, हमारे पास 3 सिक्के हैं, 3 कॉइन्स हैं। तीनों कॉइन्स दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन पहला कॉइन कौन सा है? जो शोले पिक्चर में बताया गया था, जिसमें दोनों तरफ क्या था? हेड्स। दूसरा कॉइन कैसा है? दूसरा कॉइन ऐसा है जिसको जब जब उछालेंगे तो उसमें हेड्स आने के चांसेस 75% हैं। और तीसरा कॉइन अनबायस्ड कॉइन है, नॉर्मल कॉइन है, जिसमें हेड्स या टेल्स आने के चांसेस 50-50 होते हैं। अब मैंने अपने पार्टनर को बोला कि जाओ भाई कॉइन को उछालो और हेड्स आ रहा है क्या मुझे बताओ। वो आके रिपोर्ट करता है कि भाई मेरा क्या आ गया? हेड्स आ गया। तो बताओ उसने फर्स्ट कॉइन लिया होगा शोले पिक्चर जैसा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम कहेंगे लेट E1, E2, E3 एंड A डिनोट द फॉलोइंग इवेंट्स। तो आप बोलोगे रवि सर आपने यहाँ पे E1, E2, E3 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे कितने कॉइन्स थे? 3 कॉइन्स। तो यहां हम कहेंगे E1 में फर्स्ट कॉइन इज सिलेक्टेड, यहां हम कहेंगे सेकंड कॉइन इज सिलेक्टेड, यहां हम कहेंगे थर्ड कॉइन इज सिलेक्टेड, और ए क्या हो जाएगा? इट शोज हेड्स।
अब बच्चों जैसे मैंने कहा आपको तीनों कॉइन्स एक जैसे हैं तो तीनों की प्रोबेबिलिटीज भी बराबर होगी, तो कितनी होगी बच्चों 1/3, 1/3 और 1/3। फिर बात आती है P ऑफ A कंडीशनल इवन, मतलब हेड्स तो आया लेकिन कब आया, जब फर्स्ट कॉइन हमने सिलेक्ट किया, लेकिन फर्स्ट कॉइन में तो दोनों तरफ हेड्स है जो कि श्योर इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों 1। फिर हम बात करेंगे ए कंडीशनल E2, मतलब हेड्स आया लेकिन कब आया, जब हमने सेकंड कॉइन सिलेक्ट किया, तो सेकंड कॉइन में हेड्स आने के चांसेस 75%, मतलब 75/100, बोले तो 3/4। और तीसरा कॉइन कैसा है अनबायस्ड है, तो अनबायस्ड कॉइन की तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2। लेकिन यहां गड़बड़ है, यहां 4 है, यहां 2 है और यहां 1 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम 1 को लिख देंगे भाई 4/4 और 1/2 को लिख देंगे हम 2/4। यही फॉर्मूला फिर अप्लाई होगा, लेकिन यहां पे 3 केसेस थे इसलिए हम डिनोमिनेटर में 3 वाला केस को भी लिखेंगे। तो यहां हमारा ये सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हमारे 7वें सवाल की। तो 7वें सवाल में हम E1 बता देते हैं, E2 बता देते हैं, E3 बता देते हैं और A की बात करते हैं। तो E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है और A क्या है। तो पहले हम कहानी पे गौर करते हैं भाई। तो कहानी ऐसी दी गई है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स और 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया। अनफॉर्चुनेटली किसी स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01। कार ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05 और ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। आई हैव टू वेयर माय स्पेक्स बिकॉज आई डोंट वांट एनी डिजिट टू बी मिसरीड। तो कुछ समय आपका लूंगा, थैंक यू। तो जो मुझे शंका थी वही चीज हुई है, आई रेड लिटिल बिट रॉन्ग। कार ड्राइवर के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है बच्चों 0.03 और ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.15। कंपनी को फोन आता है, भाई फलाने व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो बताओ वो स्कूटर ड्राइवर रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो शुरू करते हैं हमारा सवाल। E1 में हम लिखेंगे द पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर। E2 द पर्सन इज अ कार ड्राइवर। E3 में द पर्सन इज अ ट्रक ड्राइवर। और यहां हम लिखेंगे ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 2000 स्कूटर ड्राइवर हैं और कुल ड्राइवर्स कितने हो रहे हैं बच्चों, तो कुल ड्राइवर हो रहे हैं 2, 4, 6 और 6 12, तो 2000/12,000, ये हो रहा है 4000/12,000। जैसे मैंने कहा हम डिनोमिनेटर को कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे, और ये हो रहा है बच्चों 6000/12,000। एक कंडीशनल इवन एक्सीडेंट हुआ, कौन था, स्कूटर ड्राइवर। क्या प्रोबेबिलिटी दी गई है, प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.01 मतलब 1/100। कार की दी गई है 3/100 और अंत में ट्रक की दी गई है 15/100। तो इन सभी डेटा को इस फॉर्मूले में यदि हम पुट करते हैं तो हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो ये जानना चाहता है कि यदि किसी व्यक्ति का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ है तो वह स्कूटर ड्राइवर रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया है। अब अगेन आई एम लिटिल बिट ग्रीडी हियर, आई वुड लाइक कि मेरे स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 काफी इजी लेवल का है, मन से होमवर्क में ट्राई करें। ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे उसमें क्या डाउट आ रहा है भेज सकते हैं, मैं आपको उसको डाउट सॉल्व करके दूंगा। और अब हम शुरू करेंगे इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने के पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना रहेगा कि इन दोनों की लैंग्वेज को यदि हम समझ के करेंगे तो सवाल काफी आसानी से हम कर पाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की लैंग्वेज को समझने की। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टोरी क्या है, हम उसकी बात भी आपको बताते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये स्टोरी दी गई है बच्चों, अ गर्ल थ्रू अ डाइस, एक लड़की एक डाइस को फेंकती है। अब डाइस को फेंकने पे यदि वो 1, 2, 3 या 4 लेके आएगी, यदि किसी डाई को फेंकने पर कोई गर्ल चाइल्ड 1, 2, 3 या 4 लेकर आएगी तो उसको एक कॉइन को उछालने का मौका मिलेगा एक ही बार, और उसको एक बार में क्या लाना पड़ेगा, हेड्स लाना पड़ेगा। लेकिन डाई को फेंकने पे यदि वो 5 या 6 ले आई तो उसको उसे कॉइन उछालने का मौका कितनी बार मिलेगा, 3 बार, और उस 3 बार में उसको एग्जैक्टली एक बार क्या लाना पड़ेगा, हेड्स। लड़की ने आके रिपोर्ट किया कि शी हैज ऑब्टेन्ड हेड, बट इन विच केस जब उसको डाई फेंकने पे कितना आया था, 1, 2, 3 या 4 आया था। तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। यहां मैं इसको रब कर दूंगा क्योंकि इसमें 2 ही केसेस बनेंगे बच्चों। तो इसे लिखा है मैंने, लेट E1, E2 एंड A डिनोट द फॉलोइंग इवेंट्स। तो E1 में क्या आएगा बच्चों, शी थ्रू 1, 2, 3 और 4 विथ द डाई। E2 में हम कहेंगे शी थ्रू 5 और 6 विथ द डाई, और कैपिटल A क्या हो जाएगा, शी obtained exactly 1 head। अब P of E1 क्या हो जाएगा बच्चों, तो P of E1 क्या है कि डाई को फेंकने पे 1, 2, 3 या 4 आ जाए, तो ये तो हो जाएगा बच्चों 4/6, क्योंकि डाई पे कुल 6 फेसेस होते हैं जिसपे 1, 2, 3, 4 4 जगह लिखा हुआ है। तो E2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2/6। P of A कंडीशनल E1, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है बच्चों कि उसने एग्जैक्टली 1 हेड लाई, कब, जब डाई को फेंकने पे 1, 2, 3 या 4 आया था। तो कहानी यह है बच्चों कि जब डाई को फेंकने पे 1, 2, 3 या 4 आया तो उसे टॉस करने का मौका एक ही बार मिला, और उस एक ही बार में उसे क्या लाना है, हेड्स लाना है। तो हेड्स लाने की उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों, 1/2। am I right? फिर हम बात करेंगे ए कंडीशनल E2, हेड्स तो आया लेकिन कब, जब 5 या 6 लाई। जब 5 या 6 लाई तो उस बच्ची को टॉस करने का मौका कितनी बार दिया गया, 3 बार। उसमें से एक बार क्या लाना है, हेड्स। तो मैं कहूंगा एक बार हेड्स आ गया और बाकी 2 बार क्या आ गया, टेल्स। तो आप कहेंगे रवि सर हाउ कैन यू बी बायस्ड, क्या गारंटी कि फर्स्ट बार में हेड्स हो सकता है सेकंड चांस में हेड्स आया हो या थर्ड टर्न में हेड आया हो। मतलब ऑल टुगेदर कितने केसेस हो जाएंगे बच्चों, 3 केसेस हो जाएंगे। तो ये 3, ये हाफ और ये हाफ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बच्चों, 3/8। डिनोमिनेटर सेम बनाना है, इसे हम 4/8 लिख देते हैं। तो जब इन सभी वैल्यूज को यहां हम पुट कर देंगे तो हमें हमारा उत्तर
मिल जाएगा और ये हमारा सवाल 10वां कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी घुमावदार है, तो काफी अच्छे लेवल का लग रहा है। तो इट्स माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद द लैंग्वेज very honestly and very sincerely, but always in writing, then only you will get the confidence and that will shown in your answer sheet। तो अब हम करेंगे हमारा अगला सवाल, लेकिन 11th होमवर्क में करना है, मैं आपको 12th क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे हमारे 12वें क्वेश्चन की, 12th क्वेश्चन की। 12th क्लास के बच्चे हैं, सॉरी। तो 12th क्लास का ये हमारा 12th क्वेश्चन जो क्या कहता है कि 52 पत्तों की गड्डी है, अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स आर देयर। उन 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता गुम गया, तो कितने पत्ते बचे? 51। अब इन 51 पत्तों में से मैंने 2 कार्ड्स ड्रॉन करे और दोनों कार्ड्स किसके निकले? डायमंड्स के। तो बताइए जो पत्ता घुमा था वो भी डायमंड का रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कैसे शुरू करेंगे? लेट E1, E2 एंड A डिनोट द फॉलोइंग इवेंट्स। E1 में क्या लिखेंगे बच्चों? E1 में हम लिखेंगे द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, घुमा हुआ पत्ता डायमंड का है। E2 में लिखेंगे द लॉस्ट कार्ड इज नॉट बीइंग अ डायमंड, घुमा हुआ पत्ता डायमंड का नहीं है। और ए हम क्या लिखेंगे? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। 2 पत्ते निकाले गए और दोनों पत्ते किसके निकले? डायमंड्स के निकले। अब बात आ रही E1, डायमंड का पत्ता घूमा है तो डायमंड के कितने पत्ते होते हैं भाई? 13 पत्ते होते हैं, तो 13/52 मतलब 1/4। E2, डायमंड का पत्ता नहीं घूमा है, ऐसे कितने पत्ते हैं जो डायमंड के नहीं है? 39, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/4। यहां टर्निंग पॉइंट आया बच्चों इसी सवाल में। ए कंडीशनल इवन, ए बोल रहा है 2 पत्ते ड्रॉन करे, जब एक से अधिक ड्रॉन करते हैं क्लास 11th का कॉम्बिनेशन, 2 पत्ते ड्रॉन करे, दोनों डायमंड के निकले, कब? जब घुमा हुआ पत्ता डायमंड का है। मतलब डायमंड के कितने पत्ते बचे आपके पास? 12। उन 12 में से कोई 2 निकाले तो 12C2, और टोटल 51 पत्ते हैं, उनमें से कोई 2 निकाले तो 51C2। तो ये तो हो गया बच्चों 12 × 11 और ये हो गया बच्चों 51 × 50। कोई समस्या? आई होप कोई समस्या नहीं होगी। P ऑफ A कंडीशनल E2, 2 डायमंड के पत्ते निकाले गए जब घुमा हुआ पत्ता डायमंड का नहीं है, मतलब डायमंड के पूरे 13 पत्ते हैं, तो 13C2। लेकिन कोई एक पत्ता तो घुमा है दूसरा, तो टोटल कार्ड्स कितने बचे? 51C2। तो बच्चों 13C2 का मतलब होता है 13 को रिवर्स चलेंगे 2 कदम, 51 में रिवर्स चलेंगे 2 कदम। इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले यदि हम पुट कर दें तो हमारा 12th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहां हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। लेकिन आप कहेंगे रवि सर आपने इस एक्सरसाइज में शुरुआत करी क्वेश्चन 2 से, तो क्वेश्चन 1 कहाँ है? तो बच्चों क्वेश्चन 1 काफी इजी है, वो डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए उसको मैं हमेशा अंत में कराता हूं। तो इसके बाद अब मैं कराऊंगा आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों हम बात करेंगे 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हम अंत में उठा रहे हैं। एक झोले में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, मतलब टोटल 10 बॉल्स हैं। हमने बैग में से एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा कि भाई रेड है कि ब्लैक है, देख लिया कलर, उस बॉल को वापस आप झोले में डाल दीजिए। तो झोले में कितनी बॉल्स हैं? वापस से 10। लेकिन क्लॉज क्या है? जिस कलर की आपने बॉल देखी थी उसी कलर की 2 बॉल्स अब आपको और ऐड करनी है झोले में। तो अर्न में झोले में अब टोटल कितनी बॉल्स हो गई हैं? 12। फिर सेकंड टाइम आप एक बॉल निकालेंगे। अब सेकंड टाइम निकालने पे जो बॉल आएगी वो रेड कलर की होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कैसे करेंगे?
समझते हैं। यहां डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा पहली बॉल रेड होगी, आप बोलोगे नहीं रवि सर हमको तो दूसरी रेड होना चाहिए। मेरा ठीक है भाई, लिख रहे हैं। एक भाई आया बोले नो सर यू कैन नॉट बी बायस्ड, हो सकता है पहली ब्लैक हो, पहले नो प्रॉब्लम, लेकिन सेकंड कैसी होनी चाहिए बच्चों, रेड होनी चाहिए। तो पहली बॉल रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 5/10, क्योंकि शुरू में बैग में कितनी रेड बॉल्स हैं, 5, और टोटल कितनी बॉल्स हैं, 10। कहानी ये थी सवाल में कि जिस कलर की आपको बॉल पहली बार दिखी उसी कलर की आप 2 बॉल्स और ऐड कर दोगे। तो अब झोले में कितनी रेड बॉल हो गई, पहले 5 थी, आपने 2 रेड और ऐड कर दी, तो अब रेड बॉल्स कितनी हो गई बच्चों, 7, और कुल बॉल कितनी हो गई, 12। ये तो एक कहानी हुई। या फिर हिंदी में बोलते हैं या फिर, इंग्लिश में बोलते हैं और मैथ्स में बोलते हैं प्लस। या तो रवि सर ऐसा हो सकता है कि पहली बार में ब्लैक बॉल आ जाए, तो ब्लैक बॉल कितनी थी भाई, 5, लेकिन यदि पहली बार में ब्लैक बॉल आ गई तो 2 बॉल्स जो हम ऐड करेंगे वो कौन से कलर की ऐड करना पड़ेगी, ब्लैक कलर की ऐड करना पड़ेगी। मतलब रेड तो 5 ही रही, तो सेकंड केस में रेड 5 रही, लेकिन टोटल बॉल तो कितनी हो गई भाई, 12। तो ये हो जाएगा 35, ये हो गया 25 अपॉन में 120, जिसका उत्तर कितना आ गया, 1/2। तो बच्चों आपको आई बात समझ में। मैं फिर कहना चाहूंगा बेस थ्योरम काफी अच्छा टॉपिक माना गया है प्रोबेबिलिटी में। इसका मेन कोर पार्ट होता है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के समझने की हम कोशिश करें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और पसंद आए तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस टॉपिक से बेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं अपना एक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। आई डू अंडरस्टैंड, इट्स हाई टाइम। मेरा हर बच्चा चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा भी पढ़ाई करे। आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट। बहुत जल्दी हम मिलेंगे हमारे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा किस पे बेस्ड रहेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन, क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे कोर्स में नहीं है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू।